हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे आपकी क्या चल रही है, एलटी की सीरीज चल रही है। उसी के अंतर्गत हम आज एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि क्या आपका NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या है और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन के लिहाज से। तो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कहता है ये। सबसे पहले देखिए, एनसीईआरटी के तत्वाधान में एनसीएफ 2000 की समीक्षा हेतु प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति जिसमें सदस्य कितने थे, 38 और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो NCF 2000 था इसकी समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, कौन सी समिति बनाई गई थी, प्रोफेसर यशपाल की समिति बनाई गई थी, ठीक है। और इसमें कुल सदस्य कितने थे, 38 सदस्य थे। आपको मेन जो यहाँ पर याद रखना है वो याद रखना है इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रोफेसर यशपाल जी थे। अब देखिए प्रोफेसर यशपाल जी थे तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए उसका क्या था, NCF 2005 को बनाने का कार्य प्रोफेसर कृष्ण कुमार NCERT के तत्कालीन निदेशक के नेतृत्व में 21 आधार पत्रों के साथ संपन्न हुआ। अब जो हमारे पास NCF 2000 आया था उसकी समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनी थी, प्रोफेसर यशपाल की समिति बनी थी। लेकिन जो NCF 2005 बना था उसको किसके अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, प्रोफेसर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, जो उस समय क्या थे, आपके एनसीईआरटी के तत्कालीन निदेशक थे। अब एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी आपकी, यहाँ से आपको अभी क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, जो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे वो क्या थे, आपके एनसीईआरटी के निदेशक थे। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया कि एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन थे। तो एनसीईआरटी अध्यक्ष की स्थापना कब हुई थी, एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी आपकी 1961 में हुई थी और 1975 में पहली बार पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित की गई थी। तो यहाँ से आपसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, सन 1961 में हुई थी, और जो पहली पाठ्यक्रम की रूपरेखा थी वो कब बन के आपकी 1975 में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं और क्या क्या हुआ है, ठीक है। 1988 में एक और पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा सुझाए गए सर्वमान्य मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया। अब देखिए पहली तो कब सुझाई गई थी आपके पास, 1975 में सुझाई गई थी जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा थी। उसके बाद जो पाठ्यक्रम की दूसरी रूपरेखा कब सुझाई गई, 1988 में सुझाई गई थी। और आपको पता है उससे पहले हमारे पास एक और शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ही ध्यान में रखते हुए 1988 में दूसरी पाठ्यचर्या सुझाई गई थी। अब देखिए 2000 में NCFSE 2000 तैयार की गई जिसका मुख्य उद्देश्य अधिगम था, ठीक है। यानी जो 2004 में बनी थी उसका उद्देश्य क्या, अधिगम, मुख्य उद्देश्य अधिगम, यानी अधिगम का मतलब क्या होगा, सिखाना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बच्चों को सिखाना था। NCF 2005 का निर्माण 1993 की शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2000 की समीक्षा हेतु तैयार किया गया। अब आपसे पूछा जाता है कि जो NCF 2005 है वो किसके आधार पर बनी, तो किसके आधार पर बनी, ठीक है। 1993 में जो क्या बनी थी हमारे पास, रिपोर्ट बनी थी जिसमें क्या गया, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बिना बोझ की। यानी आपने देखा होगा जैसे बच्चे क्या लेते हैं, बस्ते का बोझ लेके जा रहे हैं, उसके अलावा उन पर क्या होता है, मानसिक बोझ भी होता है। यहाँ पर बोझ का केवल बस्ते से नहीं है बल्कि बच्चों पर क्या है, मानसिक बोझ से भी है कि बच्चे हर समय पढ़ाई कैसे करें, मैं नंबर नहीं ला पाऊंगी तो क्या होगा, इन सब चीजों से लेकर है। अब देखिए हम देखते हैं NCF 2005 में क्या, इस दस्तावेज में कुल 5 अध्याय हैं। इसका अनुवाद भारत द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में किया गया है, ठीक है। पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया है। शोध आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस समूह बनाए गए थे। तो आपसे जो यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो NCF 2005 का निर्माण करने के लिए कितने फोकस समूह बनाए गए थे, तो 21। अब फोकस समूह का अर्थ क्या है, यानी शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग महत्वपूर्ण विषय हैं, उन अलग अलग 21 महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देने के लिए अलग अलग 21 समूह बनाए गए थे, ठीक है। अब इसमें कुल कितना अध्याय है आपसे पूछा जा सकता है, NCF 2005 में कितने अध्याय है, 5 अध्याय है। तो देखिए NCF 2005 का मुख्य सूत्र लर्निंग विदाउट बर्डन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो बिना बर्डन के, यानी बिना दबाव के सीखना।
एनसीएफ 2005 का प्रारंभ आर.एन. टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रकृति के एक उदाहरण से हुआ है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किससे होता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध जिसका नाम क्या है, सभ्यता और प्रकृति से होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी क्या मुख्य बातें कहते हैं एनसीएफ, 5 मुख्य बातें कौन कौन सी देखते हैं। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी बच्चा जो कुछ सीखता हुआ है ऐसा नहीं कि बस किताबों से सीखे जा रहा है और बाकी कुछ नहीं, बल्कि उसने जो सीखा है उसको व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से उतारा जाए। ठीक है, शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, जैसे कि आपको पता है अभी भी हमारे देश में क्या चलता है, बस बच्चा रट ले और पेपर पास कर ले वही तो सॉरी दोस्तों, तो क्या कहता है रटंत प्रणाली से मुक्त करना, यानी बच्चों को क्या करना है, इस प्रकार से ज्ञान देने को उसको अपने व्यवहारिक जीवन में भी उतार पाए। शिक्षा द्वारा बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना, यानी बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़े। परीक्षा को लचीला बनाना, ये ना हो कि बच्चा परीक्षा के दबाव में पढ़ ही नहीं पा रहा है, टेंशन ले रहा है कैसे पढ़ूंगा क्या करूंगा, तो परीक्षा की जो हमारी मूल्यांकन प्रणाली है, जो परीक्षा होना इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे बिना टेंशन के अपनी परीक्षा दे पाए और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर पाए। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय चिंताओं को सम्मिलित करे, यानी जितनी भी हमारे पास क्या है, हमारे जो क्या है, आप सभ्यता बोल सकते हो, जैसे लोकतंत्र हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय चिंतन हो गया, उसको सम्मिलित करे। अब देखो एनसीएफ 2005 के विषय क्षेत्र, तो क्या क्या हमारे पास एनसीएफ 2005 के विषय क्षेत्र, देखिए 4 विषयों को महत्वपूर्ण परिवर्तन के सुझाव दिए गए। भाषा, त्रिभाषा सूत्र दिया गया। ठीक है, एनसीएफ 2005 में क्या गया, त्रिभाषा सूत्र दिया गया। एक से क्या बोला उन्होंने, हिंदी बोली, ठीक है, जो कि हमारी क्या मानी जाती है, हिंदी होगी, दूसरी क्या है अंग्रेजी होगी, तीसरी क्या स्थानीय भाषा। ठीक है, उन्होंने बोला कि बच्चों को कम से कम 3 भाषा तो आप पढ़ाइए, एक तो क्या होगी हिंदी होगी और अंग्रेजी होगी, तीसरी क्या है स्थानीय भाषा। दूसरा गणित, स्कूली गणित का दर्शन एवं कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, यानी बच्चे को जो गणित सिखाई जानी है उसके साथ साथ उसको क्या बताना है, कंप्यूटर भी पढ़ाना। और तीसरा क्या है विज्ञान, विज्ञान में भी यानी उसको इस प्रकार से पढ़ाई जानी कि वास्तविक जीवन से उसको कनेक्ट कराए। सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और ये सारे विषय सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बच्चे को पढ़ाए जाने हैं। इसके अंतर्गत 4 नए विषय क्षेत्र जोड़ने का भी सुझाव दिया गया। इसके साथ साथ क्या देंगे, 4 और नए क्षेत्र भी, यानी 4 और नए विषय भी जोड़े गए, जो क्या हो गया आपके पास, कला और विरासत और शिल्प, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। तो आपको याद रखना है एनसीएम 2005 में कुल कितने विषय बताए गए हैं, 4 तो जो पहले से चले आ रहे थे उनमें परिवर्तन करने के लिए कहा गया है और 4 अन्य विषय भी जोड़े गए हैं, जैसे क्या होगा आपके पास, कला और शिल्प, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा और शांति के लिए शिक्षा। तो आपसे पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 के द्वारा कौन कौन से विषय जोड़े गए हैं, या एनसीएफ 2005 के अनुसार किन किन विषयों में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। तो ऊपर के जो 4 विषय बताए हैं उनमें क्या दिए गए, नए सुझाव दिए गए हैं और उसके अतिरिक्त 4 अन्य विषय भी जोड़े गए हैं। अब देखिए एनसीएफ 2005 के सुझाव। ठीक है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन, पहले तो मैंने आपको बता दिया इसका जो ध्येय वाक्य था क्या था, बिना बोझ के सीखना। ठीक है, दूसरा क्या, रचनात्मक क्षमता पर विकास, यानी बच्चा ये ना हो कि बस किताबों से पढ़ ले और हो गया, उसके साथ बच्चा अपना क्या पड़ेगा, रचना कर पाएगी, खुद से उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ पाए। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दंड से मुक्ति, यानी जैसे क्या होता था आपको पता है कि बच्चा पढ़ता नहीं था तो उसको डंडे मार दो, बच्चे याद करके लाए डंडे मार दो, काम करके लाए तो उसको दंड दे दो, मुर्गा बना दो, इस तरीके, यानी इन सब दंड पर क्या लगाई गई, रोक लगाई गई। ठीक है, प्राथमिक में पर्यावरण शिक्षा, और बच्चे को उन्होंने क्या सुझाव दिया, हमें प्राथमिक स्तर यानी 1, 2, 3, 4, 5 क्लास से ही बच्चे को क्या पढ़ाना है, पर्यावरण की शिक्षा भी देनी, ताकि बच्चा अपने पर्यावरण से जुड़ सके। उच्च प्राथमिक कक्षा में सभी अनिवार्य विषयों का ज्ञान देना। ठीक है, यानी जब बच्चा कहाँ चला जाता है, 6-7 आठ में चला जाता है, तो वहाँ जितने भी हमारे पास अनिवार्य विषय उन सभी अनिवार्य विषयों का बच्चों को ज्ञान देना है। अगला क्या बताया इन्होंने, स्वास्थ्य एवं लैंगिक मुद्दों पर बल, यानी बच्चों को हाइजीन के बारे में बताना है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है जो स्वास्थ्य से संबंधित उनके बारे में बताना है, और लैंगिक मुद्दों पर, यानी ठीक है जो लैंगिक मुद्दे होते हैं उन पर बल देना। शिक्षा में उदारता एवं लचीलापन लाना। ठीक है, और क्या लाना, उदारता, यानी बच्चा जो हमारी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक प्रणाली उसको समझे। ठीक है, और बच्चे में शिक्षा प्रणाली में लचीलापन आना, यानी बच्चा एक जो उसका रूटीन चल रहा है उसी रूटीन में ना लगा रहे, पढ़ना लिखना ये सब, उसके साथ साथ क्या बच्चा अपने आसपास के वातावरण से जुड़े, करके सीखे, खेल कूद के द्वारा सीखे, यानी शिक्षा में लचीलापन लाना। यानी जैसे पहले की क्लासरूम होती कि बच्चा क्लास में बैठा हुआ वहीं सीख रहा है, इस तरीके से नहीं, बल्कि क्लासरूम में क्या है नए नए तरीके इंट्रोड्यूस करना ताकि बच्चा सीख पाए। अगला क्या है, करके सीखने पर बल देना, यानी बच्चे को जो सिखाया गया है उसके लिए क्या है आपने लैब बना दी, लैब आप यानी बच्चे को जो पढ़ाया है बच्चा लैब में जाके उन चीज को करके देख रहा है कि हाँ ये चीज वास्तव में ऐसी होती है भी या नहीं होती है। तो विद्यालय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, यानी बच्चे को जो कुछ सिखाया है वो बाहर
अपने समाज में उस ज्ञान को जोड़ें। शिक्षा के उद्देश्य को धरातल पर लाना, यानी जो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य है उनको वास्तविक जीवन में उतारना। शिक्षा में आगमन विधि का प्रयोग करना, ठीक है, आगमन विधि का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा एनसीएफ 2005 किस विधि का प्रयोग करने की बात करता है, तो कौन सी विधि की बात करता है, आगमन विधि। आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, पहले तो तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा। अगली क्या हो गया आपकी, रटने की प्रवृत्ति पर रोक, है ना, ये मैं सब बता चुका हूँ। तनाव मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, यानी जो हम रटते रहते हैं उसका क्या होनी चाहिए, रोक। बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम, यानी बच्चे की जो क्षमता है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम हो। ये नहीं कि बच्चा पहली क्लास में और आपने उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी, यानी जिस क्लास में बच्चा है जिसके अनुसार उसकी बौद्धिक क्षमता है उसी के अनुसार उसका पाठ्यक्रम भी हो। क्रियाशीलता पर बल, ये ना हो कि अध्यापक आगे से बोले जा रहा है बच्चा निष्क्रिय होकर सुन रहा है, बल्कि क्या है, बच्चे को क्रियाशील रखना है, यानी करके सिखाना है, लेबोरेटरी द्वारा सिखाना है, बाकी चीजें हैं उन पर अधिक बल दिया गया है, ठीक है। बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक हो, यानी बोर्ड की आपसे पूछा जा सकता है किस पाठ्यक्रम की रूपरेखा ने कहा था कि बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक हो, तो किसने कहा था, एनसीएफ 2005 ने। ऐच्छिक यानी अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो बोर्ड दे, तो बोर्ड से अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो 10वीं या 12वीं का बोर्ड ना दे तो उसका क्या हो, होम एग्जाम हो। इस तरीके की बात किसने की थी, एनसीएफ 2005 की थी। कंप्यूटर शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा पर जोर, ठीक है, तो इसमें क्या गया था, कंप्यूटर शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। ई लर्निंग पर फोकस, यानी आपका उस समय तो इतना हो नहीं पाया था, लेकिन जैसे आपको पता है वर्तमान समय में बच्चा क्या कर रहे हैं, फोन से पढ़ रहा है, ठीक है, और अलग अलग तरीकों से, यानी जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उनके माध्यम से पढ़ रहा है। स्मार्ट बोर्ड आ गया है, टीवी के जरिए पढ़ रहा है। ई लर्निंग में केवल आपका मोबाइल फोन से नहीं बल्कि टीवी में आपने देखे होंगे बहुत सारे क्या चल रहे हैं, आपके एजुकेशनल चैनल आते हैं, है ना, आपने देखे होंगे, तो उनके द्वारा क्या, ज्ञान पर बल देना, सुयोग्य नागरिक का निर्माण करना। तो ये था दोस्तों हमारा एनसीएफ 2005। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। आप एक बार इसको फिर से देखिए और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।